जो 1.5 दशक तक मेरी कर्मभूमि रही। सौभाग्य कि जिस व्यक्ति के साथ साल 2003 में महाराष्ट्र में युवा मोर्चा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज वो माजी मुख्यमंत्री न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि राष्ट्र भर में अपने सुशासन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी को आज इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे जी को, मंच पर विराजमान एवं आज वर्चुअली हमसे जुड़े सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारी और विशेषतः संगठन के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को राष्ट्र की राजधानी से मैं नमन करती हूं, आप सबका अभिनंदन करती हूं। शायद ये अटपटा सा लगे कि वर्तमान परिस्थिति में जब वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के आंकड़े देखे जाते हैं तो महाराष्ट्र संक्रमित की संख्या में पहले पायदान पर पाया जाता है। ऐसे में मेरा आप सबको अभिनंदन करना कुछ लोगों को शायद अटपटा लगे, लेकिन अभिनंदन है उन लोगों को जिन लोगों ने न सिर्फ डॉक्टर या नर्स की भूमिका में नहीं बल्कि साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, भाजपा के संगठन के माध्यम से वैश्विक महामारी कोरोना से जूझने के लिए अपना योगदान दिया। आज उन लोगों का मनपूर्वक आभार और अभिनंदन करना चाहूंगी। एक कड़वा सत्य यह है कि मुंबई नगरी के बारे में जब जब चर्चा होती तब लोग कहते कि यह देश की आर्थिक राजधानी है, और आज जब मुंबई की चर्चा होती है तो हर रोज नागरिक इस चिंता में अपने आप को पाते हैं कि आज कोरोना से संक्रमित पेशेंट्स की नंबर कहां ज्यादा है, मुंबई में या दिल्ली में। ऐसे हालातों में आज मैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की ओर से महाराष्ट्र, विशेषतः मुंबई और कोंकण की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि इस वैश्विक महामारी से जूझने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आज उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं जिसने इस महामारी में किसी अपने को खोया है। वर्तमान में अस्पतालों में अथवा घर पर अगर कोई उपचार प्राप्त कर रहा है तो उनके प्रति वो जल्द स्वस्थ हों, ऐसी शुभकामना प्रेषित करती हूं। वैश्विक महामारी कोरोना से जूझने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष हमारे कोरोना वॉरियर्स के संरक्षण के लिए 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर घोषित किया। इसी संदर्भ में जब देश भर से कहीं ना कहीं कोई समाचार आया कि कोरोना से जूझते हुए डॉक्टर या नर्स के ऊपर कानून व्यवस्था को भंग करके कोई प्रहार कर रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार एक विशेष ऑर्डिनेंस लाया गया ताकि डॉक्टर्स और नर्सेस का संरक्षण हो सके। आज मेडिकल कम्युनिटी को, हेल्थ वॉरियर्स को मेरी ओर से मैं आश्वस्त करना चाहती हूं कि उनकी सेवाओं के प्रति न सिर्फ भारत सरकार को गर्व है
बल्कि साथ ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनकी सेवाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जो कानून का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रजा संरक्षित रहे, और दूसरी ओर दुर्भाग्यवश एक ऐसा समाचार आता है मुंबई से कि अगर मुंबई का नागरिक सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना वायरस की व्यवस्थाओं को लेकर अगर कोई प्रश्न उठाता है तो वहां पर प्रशासन नकेल को कसते हुए यह कहता है कि सोशल मीडिया पर व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों पर, प्रदेश की सरकार का खंडन करने वाले नागरिकों पर वहां का प्रशासन एक्शन लेगा। शायद इस बात का संकेत है कि धीरे धीरे कांग्रेस का कल्चर, जो इमरजेंसी के कालखंड में पूरे राष्ट्र ने देखा, वो आज भी कांग्रेस की इस अघाड़ी में जनता को साक्षात दिखाई दे रहा है। अघाड़ी का कांग्रेसीकरण कार्यकर्ताओं के साथ साथ विशेष जनता के लिए दुखदाई था, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल के साथ यह घोषणा की थी कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को हम जड़ से मिटा देंगे। कौन जानता था चुनाव के बाद सत्ता की लालसा में वो लोग कांग्रेस से हाथ मिला लेंगे जिन लोगों ने जीवन भर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ आवाज उठाई। जनता के साथ हुआ यह धोखा देश भर में चर्चा का विषय बना, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए कहा, सरकार भले ही कांग्रेस के नेतृत्व में बनी हो, लेकिन जनता आज भी हमारे लिए वंदनीय है और उस जनता की हम निरंतर सेवा करते रहेंगे। सेवा की उसी श्रृंखला में जैसे ही वैश्विक महामारी कोरोना ने हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दी, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र से आह्वान किया जनता कर्फ्यू का। विपक्षी दलों ने उपहास उठाते हुए कहा कि इस जनता कर्फ्यू में जनता का सहयोग लेकर प्रधानमंत्री जी को क्या लाभ है? क्यों हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए दीप जलाया जाए या थाली बजाई जाए? शायद विपक्ष की इस संकुचित मानसिकता का यह प्रमाण है कि वो समझ नहीं पाए कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसा नेतृत्व है जो जनता से मात्र 5 साल में एक बार नहीं मिलता, बल्कि परस्पर संपर्क और संवाद जनता से बनाए रखता है। और संपर्क और संवाद की उसी श्रृंखला में आज वर्चुअल रैली के माध्यम से हम विशेषतः मुंबई और कोंकण प्रांत को संबोधित कर पा रहे हैं। जैसा कि देवेंद्र भाई ने कहा, नॉट सेलिब्रेशन बट कम्युनिकेशन। आज हम इस संवाद के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहते हैं हर उस नागरिक का जिसने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए 2019 के चुनाव में भी कमल का बटन दबाया। आज इस संवाद के माध्यम से हम चरण वंदन करते हैं उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने वर्षों वर्ष तक संघर्ष किया ताकि कमल का फूल खिले। आज उन्हें आभार व्यक्त करने का यह मौका है। जनता कर्फ्यू में जिस प्रकार से जनता ने सहयोग दिया, तत्पश्चात प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की निश्चित घोषणा की, लेकिन साथ ही गरीब कल्याण पैकेज की भी घोषणा हुई। 1,70,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये पैकेज राष्ट्र के इतिहास में पहली बार
भारत सरकार का संकल्प दिखा कि हम 80 करोड़ नागरिकों तक 3 महीने का अनाज पहुंचाएंगे। कांग्रेस का कार्यकाल होता केंद्र में तो यह सोच ना संभव थी, ना ये कार्य संभव था। लेकिन 80 करोड़ नागरिकों तक राशन पहुंचाया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने जब नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया चुनाव में, वो आशीर्वाद जनता के लिए फला। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा हुई। मुझे आज भी याद है, विपक्षी पार्टियां और विशेष वो सज्जन जिनको अमेठी से रुखसत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो कहते किसी ना किसी वेबिनार में कि 2% दे दो जीडीपी का, 3% दे दो। कल्पना उन्होंने ये नहीं की कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगभग 10% जीडीपी का पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री प्रेषित कर सकते हैं। यह कल्पना इसलिए संभव नहीं थी कांग्रेस के नेतृत्व के लिए क्योंकि वो स्वयं संकुचित सोच के मारे हैं। आत्मनिर्भर भारत को क्या दर्शित करती है? आज देवेंद्र भाई ने कहा कि कॉटन के संदर्भ में कैसे हमारे किसानों की मदद करने के लिए प्रदेश सरकार को पूर्ण रूप से सहायता देने के लिए भारत सरकार तत्पर थी। देश दुनिया लोहा मानती है कि लॉकडाउन से पहले हिंदुस्तान में एक भी पीपीई सूट नहीं बनता था। मतलब 70 साल में कांग्रेस के ये दिग्गज नेता एक पीपीई सूट तक हिंदुस्तान में नहीं बनवा पाए। वो सूट जो आज हेल्थ प्रोफेशनल्स का संरक्षण करता है, वो बना हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया का सबसे उज्जवल उदाहरण बना मात्र 2 महीने की अवधि में। आज हिंदुस्तान विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पीपीई सूट्स का। इसका मतलब जब मुसीबत ने दस्तक दिया, तब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने सरकारी व्यवस्थाओं के साथ समन्वय के माध्यम से वो कर दिखाया जो कांग्रेस के नेतृत्व में 70 साल में नहीं हुआ। इसलिए आज जब आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, तो उसके पीछे ये ठोस उदाहरण है जो हम जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर पाए हैं। मुझे आज भी याद है, साल 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी देश की संसद में प्रवेश कर रहे थे, तो उन्होंने चौखट पर अपना शीश झुकाया था और अपने आप को देश का प्रधान सेवक घोषित किया था। उपहास किया था कांग्रेस वालों ने, सिर्फ 14 में नहीं बल्कि उस चुनाव से भी पहले, और कहा था कि एक चाय वाला कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कांग्रेस का वो घमंड कि एक साधारण सरल गरीब परिवार का व्यक्ति राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंच सकता, उस घमंड को चकनाचूर किया देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने। और गरीबी से पनपा वो व्यक्ति जब देश की संसद में पहुंचा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी सरकार, आपकी सरकार गरीब कल्याण के प्रति समर्पित रहेगी। समर्पण की वो भावना कहां कहां प्रतिबिंबित हुई, याद होगा आपको। वो पल जब कांग्रेस के एक नेता ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैं क्या करूं, दिल्ली से तिजोरी से 1 रुपया निकलता है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। वर्षों वर्ष तक यह चर्चा का विषय रहा, लेकिन समाधान कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र भाई मोदी बने, तब उन्होंने कहा कि अगर तिजोरी से सीधा रुपया गरीब के पास पहुंचाना है तो उसका बैंक का खाता होना अनिवार्य है। जनधन योजना की शुरुआत हुई और इन 6 सालों में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरवान्वित है कि 38 करोड़ हिंदुस्तानियों को उनके जीवन में पहली बार बैंक का खाता अगर नसीब हुआ तो वो तब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। मुझे आज भी याद है,
जब जनधन का खाता खुला था तब कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कहा था इसका फायदा क्या है। और आज वैश्विक महामारी से जब हमारा देश जूझ रहा है तो एक फायदा महिला होने के नाते मैं गिनवा सकती हूं। अप्रैल और मई के महीने में 38 करोड़ जनधन खातों में से 20 करोड़ खाते हिंदुस्तान की महिलाओं के, और सीधा भारत की तिजोरी से उन 20 करोड़ महिलाओं के बैंक के खाते में 20,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये शायद वो लोग समझेंगे जिन्होंने वर्षों वर्ष गरीब को भारत की तिजोरी से दूर रखा। ये वो समझेंगे जिन्होंने कमल का बटन दबाकर यह विश्वास व्यक्त किया कि अब व्यवस्थाएं बदलेंगी, पारदर्शिता से सरकार चलेगी। आज आपके सम्मुख जब मैं खड़ी हूं तो याद करती हूं कोंकण में वर्षों पहले एक कार्यक्रम में जाकर जब संबोधन किया तो वहां की बहनों ने आकर मुझसे कहा कि शाम की रोटी बनाने के लिए जल्दी घर जाना है। क्यों? लकड़ी बीन कर रखी है, लकड़ी बिल्कुल ड्राई हो, सूखी हो, ताकि धुआं ज्यादा ना भरे रसोई में। ये छोटी छोटी चर्चाएं महिलाएं करती। किसी ने यह कल्पना प्रस्तुत नहीं की राष्ट्र के सामने कि एक गरीब महिला को भी स्वच्छ ईंधन का अधिकार है। नरेंद्र मोदी जी ने पहले वर्ष में ही 2014 में आह्वान किया कि अगर गरीब बहनों की रसोई में स्वच्छ ईंधन देना है, देन गिव इट अप। इफ यू कैन अफोर्ड टू गिव अप योर सब्सिडी फॉर एलपीजी सिलेंडर्स, प्लीज गिव इट अप। और मैं आभार व्यक्त करती हूं, देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी इस विश्वास के साथ मोदी ने कहा है तो गरीब तक ये मदद पहुंचेगी जरूर। और आज भाजपा का कार्यकर्ता गर्व के साथ कह सकता है कि जो 70 साल में नहीं हुआ, ये इन गत 6 सालों में हुआ है। 8 करोड़ से भी ज्यादा गरीब बहनों को जीवन में पहली बार एलपीजी का सिलेंडर मिला है। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए इस कार्यकाल में उज्ज्वला योजना से जुड़ी उन्हीं बहनों को 3 महीने का एलपीजी का सिलेंडर का रिफिल मुफ्त में दिया गया है। और आज जब कोई उपलब्धियां गिनवाता है सरकार की, अथवा जब कोई चर्चा करता है, कम से कम इस बात का आशीर्वाद निश्चित रूप से देता है कि गरीब परिवार की माताओं बहनों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि स्वच्छ ईंधन मिलेगा, लेकिन फिर भी मोदी जी ने उनकी चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। सिर्फ ईंधन ही क्यों, शौचालय जैसा एक बेसिक अधिकार हमारे देश में गरीब परिवारों के पास नहीं था। यह वो अधिकार है जिसके बारे में कभी भी कांग्रेस के राज में विशेष कार्यक्रम कार्य नहीं किया गया। घोषणाएं बहुत की गई, लेकिन धरातल पर उसको समाधान हेतु हकीकत नहीं बनाया गया। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की न सिर्फ घोषणा की, बल्कि प्रशासन को आदेश किया कि हमें गरीब से गरीब परिवारों के लिए शौचालय बनाना है। मुझे आज भी याद है, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा कि क्या हमें शोभा देता है अगर हमारी बहू बेटियां, माताएं, बहनें खुले में शौच करें। एक राष्ट्रीय आह्वान किया और इन 6 सालों में 11 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय बने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते। आज जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हूं, भाइयों से शायद इतना ना कह पाऊं, लेकिन बहनें जानती हैं कि वो एक शौचालय एक गरीब के जीवन में कितना सम्मान दिलवाता है। और ये कहने के साथ साथ महाराष्ट्र जो एक किसान प्रधान प्रदेश भी है, उसके संदर्भ में कहना चाहती हूं।
यूपीए के कार्यकाल में कई कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने इस बात का आह्वान किया कि हम किसान को भारी कर्जे से मुक्त करना चाहते हैं, किसान की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यूपीए के कार्यकाल में आंखों के सामने धोखा देखा किसानों ने। घोषणाओं तक सीमित रह गई कांग्रेस की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के इतिहास में पहली बार न सिर्फ ये घोषणा की बल्कि फलीभूत किया कि अब हिंदुस्तान की तिजोरी से किसान सम्मान निधि के तहत सीधा किसान के खाते में वार्षिक रूप से 6,000 रुपया जाएगा, आने वाले 10 साल तक जाएगा। आज कार्यकर्ताओं से कहते हुए मुझे आनंद है कि न सिर्फ मई 2020 तक 9 करोड़ 50 लाख किसानों को 71,000 करोड़ रुपया दिया गया, साथ ही विशेष गरीब कल्याण पैकेज के तहत 16,000 करोड़ रुपया देश के किसानों को दिया गया ताकि वो अपने परिवार का, अपनी खेती का संरक्षण कर सके। आज देवेंद्र जी ने कोंकण में निसर्ग के संदर्भ में अपनी वेदना को व्यक्त किया। रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, देवेंद्र जी आपका भाषण सुनते ही मन विचलित हो चुका, क्योंकि ये वो कोंकण है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्र को बलिदान हेतु रोशन किया था। और आज इसी कोंकण में नागरिक हमारा बिजली के लिए जूझ रहा है। चक्रवात के समय और उसके बाद कोंकण का नागरिक किसी बस की शेल्टर के नीचे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा नहीं हो सकता। आज मैं कोंकण प्रांत के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि भले ही देवेंद्र जी माजी मुख्यमंत्री हैं, भले ही नारायण राणे जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ये कि भले ही आघाड़ी की सरकार कोई काम ना करे, हमारा नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस परिस्थिति में काम करेंगे। कोंकण का नागरिक, महाराष्ट्र का नागरिक ब्लू इकोनॉमी के बारे में बहुत ही प्रोत्साहित किया जाता है। आज उनके लिए मेरा एक निवेदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से 1 लाख करोड़ के एग्री इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की घोषणा की, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। साथ ही एक्वाकल्चर के लिए 11,000 करोड़ का आवंटन किया गया है और 9,000 करोड़ विशेष कोल्ड चेन के लिए और फिशिंग हार्बर के लिए घोषित हुआ है। मेरा पूरा विश्वास है कि कोंकण प्रांत के हमारे कार्यकर्ता, महाराष्ट्र के हमारे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के ब्लू इकोनॉमी के इस पैकेज की जानकारी निश्चित रूप से हमारी फिशिंग कम्युनिटी को देंगे। आज जब महाराष्ट्र की बात करती हूं तो एक वक्त वो था जिसे याद करती हूं जब महाराष्ट्र देश का मैन्युफैक्चरिंग इंजन कहलाया जाता था। आज की परिस्थिति में विशेषतः लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, उसमें से 3 लाख करोड़ रुपया विशेष कोलैटरल फ्री लोन एमएसएमई के लिए घोषित किया गया। हमारे लिए गर्व की बात है कि सूक्ष्म और लघु उद्योग के जो मंत्री हैं वो स्वयं महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि नितिन जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से न सिर्फ राष्ट्र भर में एमएसएमई प्रगति करेगा, बल्कि विशेष महाराष्ट्र में भी एमएसएमई को बल मिलेगा।
मैंने इस बात का संज्ञान लिया है कि आज हमारी वर्चुअल इस रैली में आदरणीय रेल मंत्री पीयूष भाई गोयल भी सम्मिलित हैं। मुझे आज भी याद है वो मंजर जब पीयूष गोयल जी भारत सरकार के प्रति बार बार महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करते कि अगर कोई भी प्रवासी मजदूर है जो अपने प्रदेशों में लौटना चाहता है तो भारत सरकार, भारतीय रेल उनकी व्यवस्थाओं को करने के लिए सुदृढ़ प्रयास कर रही है। 2-3 दिन तक महाराष्ट्र की सरकार इस कश्मकश में रही कि राजनीति कैसे हो। लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते आज महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का कार्यकर्ता इस बात का संतोष कर सकता है कि पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के सहयोग से 60 लाख से भी ज्यादा हमारे प्रवासी मजदूर, 4000 से भी ज्यादा श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से अपने घरों में लौटे हैं। मोदी जी के आशीर्वाद से इसका 80% खर्चा, 85% खर्चा भारत सरकार ने व्यय किया है। ये बातें कहना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश में एक भ्रम की स्थिति को बनाया जा रहा है और भ्रम की स्थिति को बनाने के पीछे कारण मात्र एक, हम काम करेंगे नहीं, लेकिन अगर भाजपा काम करेगी तो उन्हें करने देंगे नहीं। सरकार से निवेदन करो और इसीलिए आज मैंने कहा अगर कोई भी प्रवासी कांग्रेस कल्चर पूर्ण रूप से लिप्त कर चुका है उन लोगों को जो आज सरकार चला रही है। और ये कांग्रेस कल्चर है क्या? जब जब राष्ट्र को चुनौती का सामना करना पड़ता है तब तब ये कांग्रेस कल्चर विवश होता है कि राष्ट्र की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाए। और प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कौन? वो जिन्होंने 50 साल की उम्र में एक नौकरी अपने दम पर नहीं। ये वो सज्जन है जो सब प्रश्न करते हैं भारत की सेना से जब एयर स्ट्राइक होता है पाकिस्तान। ये वो सज्जन है जो हिंदुस्तान की सेना से प्रमाण मांगते हैं कि दुश्मन को कैसे आपने हराया अथवा दुश्मन पर आपने कैसे प्रहार किया। अरे ये वो सज्जन है, ये वो पार्टी है जब देश की संसद में चर्चा होती है कि कैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जूस प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको हिंदुस्तान में शरण दी जाए। ये वो पार्टी है जो हिंदू, बुद्ध, सिख, पारसी, जैन इनका विरोध करते हैं। ये वो पार्टी है, ये वो सज्जन है, ये वो परिवार है जो तब आवाज उठाता है जब धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी लेते हैं और उसकी चर्चा होती है देश की संसद में। ये वो निर्लज लोग हैं जो खड़े होकर हिंदुस्तान के संविधान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, संसद पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या संसद में इतनी ताकत है कि वो धारा 370 हटा दे। आज जब दीप प्रज्वलित हुआ, सामने निश्चित रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का चित्र रहा होगा। मां भारती की आप सब वंदना करके ही इस कार्यक्रम को शुरू कर पाए। वर्षों वर्ष भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और उस बलिदान को श्रद्धांजलि मिली। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक संवैधानिक सूत्र में हिंदुस्तान को बांधा नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ता ने सहयोग किया। आज जब आप सबको संबोधित कर रही हूं और उस सज्जन की बात कर रही हूं जो अमेठी छोड़कर अब वायनाड में स्थापित हैं, तब यह भी याद करती हूं कि चुनाव में कैसे मंदिर मंदिर घूम रहे थे ताकि फोटो अच्छी आ जाए। लोगों को आश्वस्त कर रहे थे कि मैं हिंदुत्व और हिंदुइज्म के अगेंस्ट नहीं हूं। वो आस्था जो सिर्फ 5 साल में एक बार प्रकट होती है जब चुनाव आता है, उस आस्था के चलते
लोगों को भ्रमित कर रहे थे, लेकिन साथ ही उनके सहयोगी मजाक करते थे कि कहते हो भाजपाइयों कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने संयम का परिचय देते हुए आज इस बात का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहिए कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बल्कि साथ ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार आज भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत कर चुकी है। ये सब ऐतिहासिक क्षण हम मात्र 1 साल में देख पाए हैं, क्योंकि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। और आज उस जनता का आभार इस संवाद, इस रैली के माध्यम से मैं करना चाहूंगी। आज इस संवाद की जब शुरुआत हुई, तब हमने श्रद्धांजलि अर्पित की उन वीरों को जिन्होंने अपने लहू से भारत की सुरक्षा को सींचा है। दुख होता है, कष्ट होता है कि जब जब दुश्मन एक एक हाथ करने का प्रयास करता है, तब तब राहुल गांधी उनके समर्थन में बोलते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि हमें एक नागरिक होने के नाते यह अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए कि वो भारत की फोर्सेस के साथ, भारत के साथ खड़े होंगे। आज जब मैं कोंकण को, महाराष्ट्र को संबोधित करती हूं, तो याद करती हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की उस मां को जिसने संग्राम के प्राण फूके अपने पुत्र में। और दुर्भाग्य है कि आज उस संघर्षशील प्रदेश में एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो प्रश्न चिन्ह लगाती है, चाइना के साथ खड़ी होती है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात करती है। ये कौन सी पार्टी है, ये कौन सा संस्कार है, इसको समझने के लिए कुछ लोगों को समय लगा। लेकिन हाल ही में जो राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में तथ्य सामने आए, उन्होंने देश के नागरिकों को चौंका दिया, झिंझोड़ कर रख दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता कौन? 3, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी। राजीव गांधी फाउंडेशन का कृत्य क्या? चाइना की एम्बेसी से पैसा लेना। राजीव गांधी फाउंडेशन का कृत्य क्या? जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में देश का नागरिक डोनेशन देता है, उससे पैसा निकालकर अपनी फाउंडेशन में दे देना। मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि राष्ट्र का नागरिक जब किसी आपदा में अपने दूसरे नागरिकों की मदद करने के लिए अपना पेट काट के दान देता है, वो पैसा भी खाने की क्षमता गांधी खानदान में है। कहां वो जिजाऊ जिसने प्रेरित किया संग्राम के लिए, और कहां ये मां जो बच्चों के साथ देश को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ती। और स्तब्ध तो मैं तब रह गई जब राजीव गांधी फाउंडेशन के एक ऐसे तथ्य को मैंने देखा जिसके माध्यम से राष्ट्र को पता चला कि 1991 में मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने घोषणा की बजट में, जिस फाउंडेशन की कर्ता धर्ता सोनिया जी हैं, उसको भारत के बजट से 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा। स्तब्ध तो मैं तब थी जब मैंने देखा कि राजीव गांधी फाउंडेशन में न सिर्फ मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री होने के नाते 100 करोड़ रुपया देने की घोषणा की, बल्कि साथ ही जब यूपीए की सरकार थी तो 7 मंत्रालयों ने और भारत सरकार के 11 पीएसयूज ने पैसा दिया इस ऐसे फाउंडेशन को जो चलाती सिर्फ सोनिया जी और उनके 2 बच्चे हैं। शायद पॉलिटिकल हफ्ता देने का इससे सुनहरा उदाहरण देश की राजनीति में नहीं देखा गया होगा। क्योंकि मुझे आज भी याद है यूपीए के कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए उसकी चर्चा हो रही थी, तो अचानक से मनमोहन सिंह जी का नाम प्रेषित हुआ। इसके पीछे का कारण क्या था? आज राजीव गांधी फाउंडेशन के दस्तावेजों को देखकर समझ आ रहा है। इसलिए आज जितने कार्यकर्ता, जितने नागरिक जुड़े हैं, उनसे कहना चाहती हूं
कि जब तक कांग्रेस कल्चर अपनी गिरफ्त में महाराष्ट्र को रखेगा तब तक हमें चैन की सांस नहीं लेना है। कांग्रेसीकरण हुआ सरकार का, इसीलिए पालघर में साधुओं का मॉब लिंचिंग हुआ। एक कड़वा सत्य यह भी है, कांग्रेसीकरण हुआ सरकार का महाराष्ट्र में, इसीलिए आज बॉडी बैग के नाम पर भी घोटाला करने का दुस्साहस कुछ लोग करते हैं। नागरिकों को मात्र इस बात का आश्वासन देती हूं कि हर विपदा की घड़ी में भाजपा आपके साथ रहेगा और कार्यकर्ताओं से आह्वान करती हूं कि आघाड़ी सरकार जहां जहां पूरी ना पड़े। गर्व होता है जब देवेंद्र फडणवीस जी स्वयं जाते हैं अस्पतालों में अथवा दूसरी जगह पर पीड़ित लोगों से मिलने के लिए, गर्व होता है। और साथ ही एक निवेदन और, इस वायरस से बचने के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनाया गया है। महाराष्ट्र आज नंबर 1 की पायदान पर है कोविड के केसेस को लेकर, इसलिए विशेष रूप से हम सतर्क रहें, 2 गज की दूरी बनाकर रहें और फेस का कवर सदैव सुनिश्चित करें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उनके लिए भी जिनसे हम चर्चाएं करते हैं, जिनके संग हम रहते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से हम दृढ़ता से लड़कर जीत पाएंगे, ये विश्वास इस बात से उत्पन्न होता है कि मार्च के महीने में कोरोना से रिकवरी का रेट मात्र 7% था और आज हमारा रिकवरी रेट 57% है। जनता के साथ समन्वय के माध्यम से धीरे धीरे इस महामारी से हम जीत पाएंगे। आज इसी विश्वास को व्यक्त करते हुए भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश के सभी वरिष्ठों को, जिनके संगठन संस्कार की वजह से आज मैं यहां खड़ी हूं, उनको अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूं। रैली के प्रमुख बावनकुले जी को भी, साथ में कोटेचा जी को, सरोज पांडे जी को, पूनम महाजन जी को, विनोद तावड़े जी को, सुनील करजतकर जी को, सभी लोगों को आज इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत अभिनंदन देती हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।